हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल मैथ्स में डॉग्स। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस का फर्स्ट वीडियो आप चेक कर चुके हो, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स पे कुछ क्वेश्चंस कराए थे। वो क्वेश्चन हमारे मोस्टली डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स पे थे, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप वो वीडियो देख सकते हो दोबारा। आज जो क्वेश्चन है वो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा हमारे बीटेक का बीएससी का मेन टॉपिक है, वो है डेल ऑपरेटर। उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, डेल ऑपरेटर पे बेस्ड क्वेश्चन। तो इसके लिए पहले हमें कुछ पॉइंट समझने हैं, कुछ हमारे पास बेसिक टर्म्स हैं वो समझनी पड़ेंगी, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस हैं वो समझेंगे, और कुछ रूल्स हैं, हमारे ऑपरेटर के जो रूल्स हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। इन सब के नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। इन रूल्स को एक बार आप अच्छे से याद कीजिए, तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं पहले आपको बेसिक पॉइंट्स और सारे रूल्स और सारे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस बता रही हूँ। इससे नेक्स्ट वीडियो में उन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस का प्रूफ भी है, वो प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो को। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ जो हमारे ये डेल ऑपरेटर पे बेस्ड क्वेश्चन है, उनके लिए जो बेसिक पॉइंट्स हमारे यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे देखो, हमारे पास कोई भी स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। आपका कोई रीजन ऑफ स्पेस है या कोई सरफेस है, उसके हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक स्केलर क्वांटिटी डिफाइन की गई है, तो वो हमारे पास एक स्केलर फंक्शन हो जाता है। जैसे कि आपका रूम है, रूम के हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमने टेम्परेचर डिफाइन किया, तो वो टेम्परेचर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एक स्केलर फंक्शन जो हमने एक रूम में डिफाइन किया। ठीक है, आपकी जो एयर है रूम में, उसकी जो डेंसिटी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अगर हमारा जो स्पेस है उसके हर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एक वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। जैसे कि वेलोसिटी है, आपको पता है वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी इंक्लूडेड होती है। तो वेलोसिटी हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ कोई भी फ्लूइड है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, या फिर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, या फिर और कोई भी हमारा फ्लूइड है जिसकी कोई वेलोसिटी है, वो हमारे पास क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है, वो हमारे पास क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारे फंक्शन, अगर हमने एक रीजन में इस तरह के फंक्शन डिफाइन किए हैं, तो वो फंक्शन हमारे कैसे होंगे, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। डिफरेंशिएशन पे बेस्ड आप क्वेश्चन कर चुके हो। अब हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो हमारे पास क्या है, वेक्टर ऑपरेटर डेल। अब ये ऑपरेटर क्या है, देखो इससे पहले आपने किया है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो भी एक ऑपरेटर थे, मगर वो कैसे थे, एक स्केलर ऑपरेटर थे। ठीक, अब यहाँ पे ये जो ऑपरेटर आया है डेल ऑपरेटर, ये डेल ऑपरेटर इटसेल्फ ही एक वेक्टर ऑपरेटर है। इसके साथ इसमें प्रेजेंट है पार्शियल डेरिवेटिव और उनके साथ डायरेक्शंस। तो कर्ल बाय कर्ल एक्स इसके साथ आई कैप की डायरेक्शन, कर्ल बाय कर्ल वाई इसके साथ जे कैप की डायरेक्शन, कर्ल बाय कर्ल जेड इसके साथ के कैप की डायरेक्शन। ठीक है, अब हमारे पास जब ये डेल ऑपरेटर स्केलर पॉइंट फंक्शन या वेक्टर पॉइंट फंक्शन पे अप्लाई होता है, उसके हमारे पास अलग अलग नेम्स हैं, और वो हमारे पास क्या है, देखो जब डेल हमारा किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ पे अप्लाई हो रहा है, जब हमारा डेल किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ पे अप्लाई हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ। एफ एक स्केलर क्वांटिटी, मगर ये वेक्टर ऑपरेटर इस पे अप्लाई हो गया, इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट एफ, और ये सॉल्व होके एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। ठीक है, ये क्या आया, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद आई कैप, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद वाई विद जे कैप, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड अलोंग विद के कैप। तो ये हमारी एक क्या बन गई, वेक्टर क्वांटिटी बन गई। ठीक है, तो ग्रेडियंट क्या है हमारे पास, ये ग्रेडियंट बन गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ग्रेडियंट हमने देखा कि एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। अब ये ग्रेडियंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है,
इसकी क्या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ये क्या शो करता है, कैसा वेक्टर होता है, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी पे बेस्ड आएंगे, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे। जो इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है उसका प्रूफ मैंने दे रखा है नेक्स्ट वीडियो में, आप वो जरूर देखिए। ठीक है, तो देखो बच्चे हमारे पास क्या है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, हमारे पास ग्रेडियंट की क्या है। जो ग्रेडियंट एफ है वो हमेशा कैसा होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है। जैसे सपोज आपका कोई भी सरफेस है एफ इज इक्वल टू सी, ये हमारा कोई भी सरफेस है एफ इज इक्वल टू सी, तो इसके नॉर्मल, इस पे हम क्या लिखें, इस पे हम क्या करें, ये इसकी नॉर्मल डायरेक्शन बनेगी ना, इसकी नॉर्मल डायरेक्शन, ये हमारी क्या होगी, ग्रेडियंट की डायरेक्शन। ठीक है, जो ग्रेडियंट हमेशा कैसा होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, ये हो गई इसकी डायरेक्शन की बात। दूसरा ये क्या कह रहा है कि जो ग्रेडियंट होता है वो हमेशा कैसा, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ को। जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ को। ठीक है, अलोंग द नॉर्मल, क्योंकि डायरेक्शन तो नॉर्मल की ही है ना। अब देखो बच्चे, एक सरफेस, आपका कोई भी सरफेस, इससे नॉर्मल की जो हमारी डायरेक्शन है, जो ग्रेडियंट एफ है वो इससे नॉर्मल की डायरेक्शन, ये हमारी नॉर्मल, ये नॉर्मल की डायरेक्शन में एफ के रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास एक टर्म होती है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होती है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव होती है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, रेट या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ इन द गिवन डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ इन द गिवन डायरेक्शन। ठीक है, आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव की एक बार डेफिनेशन देख सकते हो। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, करली फाई बाय करली आर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन द गिवन डायरेक्शन, जो भी हम अगर हमारी पी क्यू की डायरेक्शन है उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई अलोंग पी क्यू, ये हमें क्या देता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है बच्चे, देखो अभी मैंने बताया कि ग्रेडियंट एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ अलोंग नॉर्मल। और अगर सपोज हमारी कोई भी गिवन डायरेक्शन है, मैं उसको उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लूं, ग्रेडियंट एफ हमें रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ अलोंग नॉर्मल, तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ अलोंग नॉर्मल ग्रेडियंट दे रहा है, उसकी मैंने किसी डायरेक्शन के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट ली तो क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में आ जाएगा ना। डॉट प्रोडक्ट अगर हम किसी डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या दे देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं ये हमारे पास क्या आ जाता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन दैट गिवन डायरेक्शन। ठीक है, इसका जो प्रूफ है वो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में दे रखा है कि इसके इक्वल कैसे आता है। ठीक है, वो आप देख सकते हो। तो अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन अ गिवन डायरेक्शन, तो आप क्या करने वाले हो, ग्रेडियंट फाइंड आउट करोगे फंक्शन का और उसको उसकी डायरेक्शन, जो उसने डायरेक्शन बताई होगी उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर लोगे। दैट विल गिव यू डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द गिवन डायरेक्शन। ठीक है, अब बच्चे देखो, अगर ये डायरेक्शन हमारी ग्रेडियंट एफ वाली ही डायरेक्शन हो जाए, मतलब इन दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो जाए, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही हो जाएगा और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट एफ ही आ जाएगा। इसका मतलब जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है उसकी मैक्सिमम वैल्यू किस डायरेक्शन में आने वाली है, ग्रेडियंट की डायरेक्शन में ही उसकी क्या आने वाली है, मैक्सिमम वैल्यू। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी किसकी डायरेक्शन में आने वाली है, ग्रेडियंट की। तो क्वेश्चन दो तरीके के हो सकते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताओ इन अ गिवन डायरेक्शन, या फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी डायरेक्शन में होगी, जो हमारी ग्रेडियंट है उसी की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इन पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको करवाने वाली हूँ आज, और इसका जो प्रूफ है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का कि ग्रेडियंट एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और कितना मैग्नीट्यूड है, ये नेक्स्ट वीडियो में देख लो। अब नेक्स्ट है हमारे पास डेल जब हमारा अप्लाई हो रहा है वेक्टर पॉइंट फंक्शन पे, डेल जब हमारा अप्लाई हो रहा है वेक्टर पॉइंट फंक्शन पे, तब हमारी क्या वैल्यू आती है। देखो
जब हमारा कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो उसमें क्या होगा, f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप, मतलब डायरेक्शन होंगी साथ। ठीक, अब डेल डायरेक्ट तो अप्लाई हो नहीं सकता क्योंकि डेल खुद भी क्या है, एक वेक्टर है। तो डेल या तो डॉट प्रोडक्ट से अप्लाई होगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट से। जब डेल f के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहा है, मतलब डेल अप्लाइड विद डॉट प्रोडक्ट ऑन f, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ f। तो आपका ये डेल ऑपरेटर, ये f फंक्शन, इनका डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करो, ये वैल्यू आ जाएगी, ये आपको क्या देगा, डाइवर्जेंस ऑफ f। आप यहाँ एक बात ध्यान रखो कि कोई भी वेक्टर फंक्शन है f, उसका डाइवर्जेंस कैसा होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। एक स्केलर फंक्शन था f, उस पे जब डेल अप्लाई कर रहे थे वो एक वेक्टर क्वांटिटी बनी थी, और जब हम एक वेक्टर फंक्शन पे डेल डॉट अप्लाई कर रहे हैं, डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो हमें क्या दे देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, जब हमारे पास डेल अप्लाई हो रहा है एज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑन एफ। डेल जब हमारा क्रॉस प्रोडक्ट के साथ अप्लाई हो रहा है, उस केस में डेल क्रॉस एफ क्या आएगा, देखो क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई जे के कैप आप फर्स्ट रो में लिखो, देन फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट, देन सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट। तो फर्स्ट वेक्टर तो हमारा क्या है, ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर, उसके ये हमारे डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव लिख लिए सेकंड रो में, थर्ड में f1 f2 f3, ये सॉल्व होके हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल क्रॉस एफ, विच इज कॉल्ड कर्ल ऑफ फंक्शन। डेल क्रॉस एफ हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, ग्रेडियंट एफ एक वेक्टर क्वांटिटी, डाइवर्जेंस एफ एक स्केलर क्वांटिटी, कर्ल एफ हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो बच्चे, अब हम बेसिकली ये बता रहे हैं कि वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, कि हमारी जो डाइवर्जेंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है और कर्ल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम बात करते हैं। देखो, जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करती है आउटगोइंगनेस को, कि हमारी जो भी वेलोसिटी है या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, उसमें आउटगोइंगनेस कितनी है। जैसे आपके रीजन में आपके किसी एक रीजन में एयर है, एयर की कुछ वेलोसिटी होगी, जब वो एयर हीट होगी तो पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और डाइवर्जेंस कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ जाएगा, और उसका फ्लो क्या बन जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब आपकी एयर कूल होगी तो वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना, जब एयर कूल होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनर साइड में हो जाएगी। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन का डाइवर्जेंस हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी डाइवर्जेंस की। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा डाइवर्जेंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी फ्लूइड की टेंडेंसी टू कलेक्ट और डिस्पर्स, या फिर हम कहें कि रेट ऑफ चेंज को, इसको रिप्रेजेंट करता है हमारा डाइवर्जेंस। जैसे हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है तो v उनकी वेलोसिटी है, तो डाइवर्जेंस v रिप्रेजेंट करेगा अमाउंट ऑफ फ्लक्स विच डाइवर्ज पर यूनिट वॉल्यूम इन यूनिट टाइम। अगर v हमारा हीट फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डाइवर्जेंस v रिप्रेजेंट करेगा रेट ऑफ हीट इशूइंग फ्रॉम अ पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बच्चे, अगर हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें जो हमारा फ्लक्स है, जो फ्लूइड है, वो हमारा जितना एंटर कर रहा है उतना ही हमारा क्या हो रहा है, आउटगोइंग है, उतनी ही उसकी आउटगोइंग है, तो दैट मीन्स हमारी फ्लक्स कैसी है, 0। तो उस केस में इसका मतलब जो डाइवर्जेंस है, रेट ऑफ चेंज है, मतलब कि जो हमारा फ्लूइड है उसका कोई ना सोर्स है ना कोई सिंक है, तो उस केस में हमारे पास जो फील्ड होती है, जो फंक्शन होता है वेक्टर, वो होता है सोलेनोइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। जैसे कि हमारी क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, क्लोज्ड लूप बनाती है, इसमें ना कोई सोर्स होता है ना कोई सिंक होता है। ठीक है, तो ये इनका जो डाइवर्जेंस है वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 0। इसका मतलब जो सोलेनोइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है उनकी हमारी डाइवर्जेंस क्या आने वाली है, 0। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आया कि प्रूव दैट दिस वेक्टर इज सोलेनोइडल वेक्टर, तो आपने क्या शो करना है कि उसका डाइवर्जेंस कैसे आने वाला है, 0 के इक्वल आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब उसका डाइवर्जेंस कैसे आने वाला है, 0 के इक्वल आने वाला है। ठीक है, अगर क्वेश्चन दिया कि देयर इज नो नेट फ्लो, तो आपने क्या शो करना है कि डाइवर्जेंस कैसा है, 0।
ठीक है, होप ये डाइवर्जेंस आपको क्लियर है। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्ल। इसका प्रूफ भी है नेक्स्ट वीडियो में, वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्ल। अब कर्ल की हमारी क्या फिजिकल इंटरप्रिटेशन होती है, ठीक है। तो कर्ल हमारे पास क्या होता है, आप कोई एक रिजिड बॉडी लो, ठीक है, जो कि कोई भी रिजिड बॉडी या हमारा कोई फ्लूइड भी है जो हमारा रोटेट कर रहा है अबाउट सम एक्सिस, तो उसमें कितनी रोटेशन है वो हमारा कर्ल रिप्रेजेंट करता है। उसमें कितनी रोटेशन है, बेसिकली कर्ल हमारे पास क्या होता है, कर्ल होता है टेंडेंसी टू स्विल, और हम बोल सकते हैं रोटेशन, या हम क्या बात करते हैं सर्कुलेशन। तो जब आपके पास सर्कुलेशन, रोटेशन, टेंडेंसी टू स्वेल इस तरह के पॉइंट आते हैं तो दैट मीन्स आपकी किसकी बात कर रहा है, वो कर्ल की बात कर रहा है। और एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है कर्ल की, अगर v हमारे पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का जो कर्ल होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, तो ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होता है क्या, कर्ल। तो इसका मतलब जब भी हमारे पास कोई ऐसी बात हो रही है कि रोटेशन की, कर्ल की बात हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, हम किसको सॉल्व करेंगे, हम कर्ल ऑफ वेलोसिटी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चे, एक होती है हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अगर हमारे पास कोई कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है तो उसको हम पोटेंशियल के फंक्शन, उसका हम एक पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, जो किसके इक्वल होगा, जिसे मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर हमारे पास कोई कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, F हमारी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो उसमें हमारे पास जो F वेक्टर है उसको पोटेंशियल फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। F कोई पोटेंशियल फंक्शन मिल जाएगा और ग्रेडियंट ऑफ F के इक्वल क्या आ जाएगी, हमारी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। इस F का जो कर्ल निकलता है वो हमारे पास 0 होता है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में आया है कि F एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, उसका कर्ल बताओ, तो उसका कर्ल हमेशा कैसा आएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गई कि डेल ऑपरेटर कैसे कैसे फॉर्म में बनेगा, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, और इनकी क्या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है जिन पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसमें हमारे पास कुछ रूल्स भी हैं, ग्रेडियंट पे बेस्ड कुछ रूल्स हैं। इन रूल्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप एक बार इनको देख लेना। नॉर्मल से रूल है कि दो फंक्शंस पे ग्रेडियंट कैसे अप्लाई हो रहा है, कुछ कांस्टेंट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो कैसे अप्लाई होगा। नॉर्मल से रूल हैं जो आपके डिफरेंशिएशन में चलते हैं, ग्रेडियंट के रूल सब वही सिमिलर ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखो ये हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो कर्ल और डाइवर्जेंस की जो प्रॉपर्टी है वो भी हमारी नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज हैं। आप एक बार ये सारे रूल्स उसमें देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे सोल्यूशन डाल रही हूँ, ठीक है। पहले तो नॉर्मल से रूल है कि अगर एक कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका डाइवर्जेंस और कर्ल कैसे आने वाला है, 0 आने वाला है। दो फंक्शन के सम पे है तो दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएंगे डाइवर्जेंस और कर्ल। अगर हमारे पास फाई एक स्केलर, ए एक वेक्टर, तो जब हम इस पे डाइवर्जेंस अप्लाई कर रहे हैं, डाइवर्जेंस इज डॉट प्रोडक्ट ना, तो पहले फाई फंक्शन बाहर और ए का डाइवर्जेंस, क्योंकि ए तो वेक्टर है, वेक्टर पे डेल वेक्टर की तरह ही अप्लाई होगा, और फाई स्केलर है, फाई पे कैसे होगा, ग्रेडियंट से अप्लाई होगा, तो ये बनेगा ग्रेडियंट और ये बनेगा डाइवर्जेंस। सेम ही चीज हमारी कर्ल में जाएगी, ठीक है। अब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है, उस पे डेल कैसे लग रहा है, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है, उस पे डेल डॉट कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है, उस पे डेल क्रॉस कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ये सारे आप इन क्वेश्चन में देख लो, ठीक है। आप जो भी बुक लोगे उसमें उसके ये सब फॉर्मूले लिखे हुए होंगे, ठीक है। आप ये नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक है, ठीक। इसके अलावा जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे डबल 2 टाइम्स डेल पे भी आ सकते हैं। डेल स्क्वायर मीन्स डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट ऑफ फाई। जब डेल स्क्वायर लिख रहे हैं दैट इज डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट ऑफ फाई। इस ऑपरेटर को, डेल स्क्वायर को, हम लैप्लासियन ऑपरेटर भी बोलते हैं, इसको हम लैप्लासियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। और अगर डेल स्क्वायर फाई 0 आ जाए तो उसको हम बोलते हैं लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। सिंपल सी टर्म याद करनी है कि हमारी लैप्लास इक्वेशन क्या होती है अगर हमारा डेल स्क्वायर फाई क्या आ जाए, 0। आप किसी भी ग्रेडियंट का कर्ल निकालते हो वो हमेशा 0 आएगा, कर्ल का डाइवर्जेंस निकालते हो वो हमारा 0 आएगा, और अगर कर्ल का कर्ल सॉल्व कर रहे हो तो वो क्या आएगा, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ v माइनस डेल स्क्वायर v वेक्टर। ये रूल्स एक बार अच्छे से आप देख ले,
ठीक है, अब हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस में आपको क्विकली बता देती हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन इजी हो जाएंगे क्योंकि हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी कर चुके हैं और हम रूल्स भी एक बार देख चुके हैं, तो इजीली आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व दे रही हूँ और इनके नोट्स भी अवेलेबल हैं। देखो बच्चे, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ, ये रहा फंक्शन, एट 0 0 0 इस पॉइंट पे, in the direction of tangent to the curve x is equal to a sin t, y is equal to a cos t, z is equal to a t at time t is equal to pi by 4। बच्चे ये हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम वेक्टर्स पढ़ते हैं उनके साथ थोड़ी सी ज्योमेट्री जरूर लिंक होती है या फिर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जरूर लिंक होता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई रीजन की बात हो रही होती है, कोई स्पेस की बात हो रही होती है, तो जब भी हमारे पास कोई भी वेक्टर के क्वेश्चन करते हैं उसमें कोई ना कोई ज्योमेट्री साथ इंक्लूडेड होती ही है। तो आपके पास ये फंक्शन f, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। आपको पता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकलता है, पहले आप ग्रेडियंट निकालते हो और फिर जिस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना हो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हो। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का ग्रेडियंट, और जिस भी डायरेक्शन में निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव उस डायरेक्शन के साथ ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालें, पहले तो ग्रेडियंट निकाल लें। ये एफ फंक्शन दिया था, हम ग्रेडियंट सॉल्व कर लें। ग्रेडियंट किसके इक्वल आएगा, डेल फाई इज इक्वल टू आई कर लिया एफ वाई कर लिया एक्स प्लस जे कर लिया एफ वाई कर लिया वाई प्लस के कर लिया एफ वाई कर लिया जेड। ये एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। अब इसमें पॉइंट पुट कर दें 0 0 0, तो ये हमारे पास सॉल्व होके सिर्फ क्या आ गया, 2y। ठीक है, अब बच्चे देखो, हमें दिया है इसकी डायरेक्शन में, इस कर्व की डायरेक्शन में, इस कर्व की टेंजेंट की डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो ये क्या है, ये कर्व की पैरामीट्रिक फॉर्म है, ये कर्व की पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो हम पोजीशन वेक्टर r ले लें, उसमें एक्स वाई जेड की ये वैल्यू पुट करते हैं जो भी पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखी है। ये वैल्यू पुट कर दी एक्स की, ये वाई की पुट कर दी और ये हमने क्या कर दी, जेड की पुट कर दी। ठीक है, तो इस पे टेंजेंट क्या होगा, ये हमने पहले भी किया था कि पोजीशन वेक्टर का अगर हम डेरिवेटिव ले लें उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, अलोंग टेंजेंट होती है। ठीक है, तो आर के टेंजेंट हम चाहते हैं, आर वेक्टर का टेंजेंट डायरेक्शन हम चाहते हैं, तो हम क्या निकाल लें, डी आर बाई डी टी। ये वेक्टर जो होगा वो कैसा होगा, एट टेंजेंट। ठीक है, इसमें हमने टी को पुट कर दिया पाई बाय 4। अब इसकी डायरेक्शन चाहिए तो हम क्या निकालें, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, वो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन क्या है, एट द टेंजेंट टू द कर्व। ठीक, तो इसको डी आर बाई डी टी को हम डी आर बाई डी टी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, ये जो भी यूनिट वेक्टर आएगा हमारे पास ये क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व। तो हमने अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व ये यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, और इसी डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना था, तो हम क्या करें, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट प्रोडक्ट विद एन कैप, जो भी हमने यूनिट वेक्टर निकाला है। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ, इसकी हमने क्या निकाला, डॉट प्रोडक्ट विद दिस यूनिट वेक्टर, और वो सॉल्व होके हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक आपको फंक्शन दिया था उसकी एक गिवन डायरेक्शन में हमने क्या निकाला, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक, क्वेश्चन की फॉर्म सब अलग अलग होंगी। जैसे नेक्स्ट में अगेन हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव ही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को रीड करते हैं, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डाइवर्जेंस यू वेक्टर at the point 1 2 2 in the direction of outer normal to the sphere x square plus y square plus z square is equal to 9, where u is the function x for I plus y for j plus z for k। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना पड़ेगा, हमें चाहिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस फंक्शन का। तो हमारा पूरा फंक्शन f क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ u। सबसे पहले हम फिर सॉल्व करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ u, उसका क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो जो फंक्शन बना है हमारा f, डाइवर्जेंस ऑफ u सॉल्व करके जो फंक्शन बना है f, उसका निकालेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट लेंगे इस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ आउटर नॉर्मल टू द सरफेस दिस। अब इसके भी आउटर नॉर्मल डायरेक्शन चाहिए, इसकी भी आउटर नॉर्मल डायरेक्शन।
अब वो भी हमें पता है क्या होती है, वो भी ग्रेडियंट ही होती है। किसी भी सरफेस का आउटर नॉर्मल डायरेक्शन कौन सी होती है, डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट। तो हमें इसका भी क्या निकालना पड़ेगा, ग्रेडियंट। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा अच्छे से समझा रही हूँ कि हमें निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डाइवर्जेंस u एट द पॉइंट 1 to 2 इन द डायरेक्शन ऑफ आउटर नॉर्मल टू द स्फीयर। डाइवर्जेंस u जो फंक्शन आने वाला है उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन उसके साथ डायरेक्शन की डॉट प्रोडक्ट। अब डायरेक्शन हमारी क्या है, आउटर नॉर्मल टू दिस, इसका आउटर नॉर्मल क्या होगा, इसका ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये हमारा u फंक्शन, इसका मैंने डाइवर्जेंस निकाला, डाइवर्जेंस मींस डॉट प्रोडक्ट। ये सॉल्व होके हमारे पास डाइवर्जेंस ये क्वांटिटी आ गई, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसका निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हम क्या करें, पहले इसका क्या फाइंड आउट कर दें, ग्रेडियंट फाइंड आउट करें हैं। ठीक है, ग्रेडियंट जो हमने फाइंड आउट किया ये हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू ग्रेडियंट हमारे पास ये आ गया। अब हमें ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव कौन सी डायरेक्शन में निकालना है, आउटर नॉर्मल टू दिस सरफेस। और इस सरफेस का आउटर नॉर्मल कैसे निकाल सकते हैं, इसके ग्रेडियंट से। तो इसका ग्रेडियंट निकालें, ये आउटर नॉर्मल ऑफ स्फीयर होगा। इसका जब हम ग्रेडियंट सॉल्व कर रहे हैं, ये वेक्टर आ गया हमारे पास, इसकी डायरेक्शन देखें तो कैसे निकालेंगे, इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, जो कि हमें क्या दे देगा, एक यूनिट वेक्टर। तो एन कैप यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ये वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आउटर नॉर्मल टू द सरफेस। ये डायरेक्शन आ गई, और हमारा जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ग्रेडियंट की डायरेक्शन, जो हमने ग्रेडियंट सॉल्व किया था उसका हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, वो हमें क्या दे देगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, जो हमारे पास ये वेक्टर आया था ग्रेडियंट एफ, इस ग्रेडियंट का इस यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, ये हमारे पास क्या दे देगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन दिस डायरेक्शन, आउटर नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगेन मैं आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे एक क्वेश्चन और बता रही हूँ। डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं, और इसकी फॉर्म अलग अलग होती है। कहीं पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं स्पेशल, कहीं पे हमें डायरेक्शन अलग से बताई होती है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, इफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन फाई एट पॉइंट 1 1 1 हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 15 इन द डायरेक्शन पैरेलल टू दिस लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। तो अब इसने सॉल्व करने को नहीं दिया, इसने क्या बताया है, ये जो फाई है इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में आने वाला है, इसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में आने वाला है, इस लाइन की डायरेक्शन में। तो आपने क्या निकालने हैं, ABC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब बच्चे देखो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है ग्रेडियंट की डायरेक्शन में। तो ग्रेडियंट की डायरेक्शन में हम सबसे पहले हम क्या करें, ग्रेडियंट ही फाइंड आउट कर लें। तो फाई का हमने जब ग्रेडियंट फाइंड आउट किया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये फाई का ग्रेडियंट आ गया। हमें पता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसी डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है। तो जो इसकी डायरेक्शन है और जो ये लाइन की डायरेक्शन है, ये एक ही डायरेक्शन होंगी, मतलब ये पैरेलल डायरेक्शन होंगी। और जो पैरेलल डायरेक्शन होती हैं उनके जो हमारे डायरेक्शन को साइंस होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम। यहाँ पे डायरेक्शन को साइंस क्या है, 2 - 2 and 1। ठीक है, और अगर हम इस वेक्टर की बात करें, इसके डायरेक्शन को साइंस क्या है, डायरेक्शन रेशियोज क्या बन रहे हैं, 2a + c, a + 2b, b + 2c। ये तीनों और ये तीनों कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनल। इसका मतलब 2a + c अपॉन 2 इक्वल टू a + 2b अपॉन -2 इक्वल टू b + 2c अपॉन 1। तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो दो वेक्टर हमारे पास पैरेलल होते हैं तो उनके जो कंपोनेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल। इनमें से दो इक्वेशंस बना लें, ये दोनों मैंने यहाँ ले लिया, ये दोनों मैंने यहाँ ले लिया। तो हमारे पास क्या बन गई, ABC में दो इक्वेशंस बन गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व किया,
ए मेरे पास आ गया 4 लैम्डा, बी आ गया -11 लैम्डा और सी आ गया 10 लैम्डा। ठीक है, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो देखो बच्चे हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई। ए बी सी को पुट कर दूं यहाँ पे, जो हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकला था, ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर 25/81 के इक्वल आ गया। लैम्डा आ गया ±5/9। इसका मतलब ए बी सी की हमारी क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर दें लैम्डा की वैल्यू, ये हमारे पास क्या आ जाएंगी ए बी सी की वैल्यू। ठीक है, होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगेन मैंने डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे एक इजी सा क्वेश्चन बताया यहाँ पे। ये हमारा फाई वेक्टर, फाइंड द डायरेक्शनल, ये हमारा फाई फंक्शन, हमें क्या करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना है इन दिस गिवन डायरेक्शन। तो अभी जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया, आप फाई का क्या निकालो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का क्या करो इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब ये डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, हमें पता है इस डायरेक्शन का जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा 2i - 2j + k। ये इसके हमारे क्या है डायरेक्शन को साइंस है ना, इनको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, मैग्नीट्यूड बनेगा 3। तो हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग दिस लाइन क्या बन जाएगा 2i - 2j + k/3। तो हमारा रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो गया ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए वेक्टर। ये हमने सॉल्व किया, ये हमारे पास क्या आ गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन अ गिवन डायरेक्शन। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चन कर लें जो रूल्स पे बेस्ड या प्रॉपर्टी पे बेस्ड भी हैं। देखो इसमें हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है। आपके पास आर वेक्टर है कोई भी, ए कोई भी कांस्टेंट वेक्टर है, आपने डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर की पावर एन ये निकालना है। क्वेश्चन में समझने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, मगर सॉल्यूशन इसको बहुत ध्यान से फाइंड आउट करना है। आप आर वेक्टर लो, आर का मैग्नीट्यूड लो, ए कोई कांस्टेंट वेक्टर है तो एक कांस्टेंट वेक्टर ले लो a1i a2j a3k, जहाँ a1 a2 a3 क्या है कोई कांस्टेंट है। ठीक है, पहले हम सॉल्व करेंगे a क्रॉस r, उसको डिवाइड करो r की पावर n से, r की पावर n क्या बनेगी x² + y² + z² की हाफ पावर की पावर n, तो वो क्या बन जाएगी पावर n/2। अब हम क्या निकालें इसका डाइवर्जेंस, तो इसका डाइवर्जेंस किसके इक्वल आएगा डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट विद दिस जो हमने सॉल्व किया, डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट विद दिस ये जो हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो कर्ल बाय कर्ल एक्स पहले इस पे अप्लाई होगा, ये आई वेक्टर है, दोनों इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1, जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, के के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, तो अब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकलेगा, इसका और इसका, ये 3 टर्म आ जाएंगी। जब हम इनको सॉल्व कर रहे हैं तो देखो बच्चे ये हमारे पास क्या आ रही है, ये टर्म आ रही है सॉल्व होगी a2z x a3y x a3x y a1z y a1y z a2x z, ये पूरा सॉल्व करके हमारा क्या बन जाएगा 0। तो डाइवर्जेंस ऑफ a क्रॉस r वेक्टर अपॉन r की पावर n कैसा आने वाला है हमारे पास 0। ठीक है, ध्यान से कैलकुलेशन करनी है इस क्वेश्चन में। अब देखो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये किसकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, हम एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। शो दैट r की पावर अल्फा r वेक्टर इज एन इररोटेशनल वेक्टर फॉर एनी वैल्यू ऑफ अल्फा, बट इट इज सोलिनॉइडल इफ अल्फा + 3 इज इक्वल टू 0, वेयर r इज दिस वेक्टर एंड स्मॉल r इज मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल R वेक्टर। अब बच्चे बताओ इररोटेशनल वेक्टर हमने किस में यूज किया था वर्ड, इररोटेशनल का मतलब होता है कर्ल की बात कर रहे हैं। अच्छा, और सोलिनॉइडल की क्या बात थी, सोलिनॉइडल क्या होता है जब हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं। ठीक है, इररोटेशनल कब होता है जब हमारा कर्ल 0 आने वाला है, सोलिनॉइडल कब होता है जब हमारा डाइवर्जेंस 0 आने वाला है। इररोटेशनल की बात कर रहे हैं, प्रूव करो कि इररोटेशनल है फॉर एनी वैल्यू ऑफ अल्फा, बट अल्फा + 3 जब 0 है
सिर्फ उसी केस में कैसा है, सोलिनॉइडल। तो पहले हम देखें ये आर अल्फा आर वेक्टर लिख लें। ये हमारे पास आर अल्फा आर वेक्टर बनेगा। आर हमारा है मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट होता है, तो हाफ पावर लिख ली। उसकी अल्फा हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। आर पोजीशन वेक्टर ये आ गया यहाँ पे। अब क्या करें, इनका डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर लें, सॉरी इस पे ये वेक्टर अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा। इसका क्या करें, कर्ल फाइंड आउट करें। कर्ल फाइंड आउट किया तो कर्ल हमारे पास क्या आ जाएगी, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके कर्ल आ जाएगा। इसको मैंने कैसे लिखा है, समीशन की फॉर्म में लिख लिया है, आई कैप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। जब आप ये सॉल्व करोगे तो आप ये क्या देखोगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0, ठीक है। अब ये किसी भी अल्फा की वैल्यू के लिए 0 है, इसका मतलब वी वेक्टर हमारा एनी वैल्यू ऑफ अल्फा के लिए कैसा है, इररोटेशनल, ठीक है। वी मैंने लिया आर अल्फा इंटू आर वेक्टर। अब मैं फाइंड आउट करूँ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस कैसे निकलेगा, देखो बच्चे इसमें प्रॉपर्टी भी यूज हुई, जब डाइवर्जेंस दो फंक्शंस पे अप्लाई हो रहा है, तो आर अल्फा इंटू आर वेक्टर पे जब डाइवर्जेंस अप्लाई हो रहा है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक बार आर अल्फा बाहर, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर प्लस ग्रेडियंट ऑफ आर अल्फा और आर वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ये वैल्यू हमने डाइवर्जेंस आर सॉल्व की, जो कि 3 आ रही है। नेक्स्ट हमने ग्रेडियंट ऑफ आर सॉल्व किया। ग्रेडियंट ऑफ आर सॉल्व करने के बाद ग्रेडियंट ऑफ आर अल्फा सॉल्व कर रहे हैं, वो क्या आएगा, अल्फा बाहर, आर अल्फा की पावर, आर की पावर अल्फा -1 और साथ में ग्रेडियंट ऑफ आर, ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी, ठीक है। तो डाइवर्जेंस हमारे पास किसके इक्वल आ गया, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया हमने, ये डाइवर्जेंस की वैल्यू आ गई 3 प्लस अल्फा आर की पावर अल्फा। अब v हमारा सोलिनॉइडल कब होगा, जब हमारा डाइवर्जेंस v कैसा होगा, 0, बट डाइवर्जेंस v की तो ये वैल्यू है, इसका मतलब जब हमारा 3 प्लस अल्फा आर की पावर अल्फा क्या आ रहा है, 0, इसमें से आर की पावर अल्फा ये तो 0 होगा नहीं, तो 0 क्या होगी टर्म, 3 प्लस अल्फा। इसका मतलब डाइवर्जेंस तब 0 है जब हमारा अल्फा प्लस 3 कैसा है, 0। इसका मतलब ये वेक्टर तब सोलिनॉइडल है जब अल्फा प्लस 3 कैसा है, 0, ठीक है। तो बच्चे इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन है, मैं कुछ और क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको वेक्टर कैलकुलस का 3rd पार्ट बताया है, जो है हमारा वेक्टर इंटीग्रल वेक्टर कैलकुलस। उसमें हमारे पास लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चन है, और हमारी ग्रीन्स, गॉस और स्टोक्स थ्योरम है। वो वीडियो आप जरूर देखो, और मैंने आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की भी वीडियो अपलोड की है। बच्चे आप ये चारों वीडियो देख लो तो आपका अच्छे से वेक्टर कैलकुलस कैसा हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।